Hello everyone, welcome back to my channel. We study 247, think less, study more. So I hope you all are doing well. So today we are going to have a class on relative pronouns, one of the most important topics when it comes to your pronouns. In the last class, we already covered about what is a pronoun and the types of pronoun. हम लोगों ने cover किया था. आज की class होने वाली है relative pronouns से related because it's very important. And those who are new to my channel, let me tell you, we are VStudy 247. You can watch my previous earlier videos. मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट की तैयारी कराई थी और उसमें हम लोगों ने मेन से लेके लास्ट तक इंटरव्यू बैच तक प्रिपरेशन कराई थी. और why I can guide you is the little knowledge that I have, so that I feel कि मैं आपको मदद कर सकता हूँ because I have myself cracked Delhi High Court exams, pre and mains. So that is for sure I can really help you for that. So आपके इस एग्जाम्स में मेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है. तो आपको मेंस पे ध्यान देके चलना है, इसलिए हम लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं. और ये टॉपिक सिर्फ ना ही मेंस के लिए आपको तैयार कराएंगे, बट इट विल एक्चुअली स्ट्रेंथन योर बेसिक्स ऑफ ग्रामर, बिकॉज कोर्ट के एग्जाम्स में इंग्लिश काफी अच्छी आती है. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टाइपिंग को मत छोड़िएगा. टाइपिंग इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज लाइक यू हैव टू डू फ्रॉम द डे वन. बिकॉज लास्ट में अगर आप करने बैठेंगे तो देखिए, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इट्स नॉट दैट इजी. इजी क्या, बहुत ही लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए मेंस को क्रैक करना. तो इसलिए हम लोग अभी से इसको ट्रैक करते हुए चल रहे हैं. चलिए आज का सेशन करते हैं, इंपॉर्टेंट है. लेट्स गेट स्टार्टेड. So what you are going to learn in this session: identify relative pronouns within a sentence and describe their usage. They can ask you, देखिए क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ सकता है. इसके बाद मैं आपके लिए कुछ टेस्ट पेपर भी ले आऊंगा प्री के लिए, जो कि आपको हेल्प करेंगे. एंड आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू वर्क ऑन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और अ बुक फॉर योर DSSB, और वो मैं बहुत ही जल्दी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. ठीक है, चलिए. सो व्हाट इज अ प्रोनाउन? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन. एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा शब्द जो नाउन की जगह पर आता है, जो नाउन की जगह लेता है. जैसे मैंने बोला जॉन, तो जॉन की जगह ही यूज होता है. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस. ठीक है, चलो. अब आपके पास एक सेंटेंस है, डू यू सी द बटरफ्लाई, समटाइम्स इट लैंड्स ऑन मी. यहां पर देखिए, आपने एक क्वेश्चन था, डू यू सी द बटरफ्लाई, समटाइम्स इट लैंड्स ऑन मी. तो यहां पर राइटर ने क्या यूज किया है? राइटर हैज यूज्ड इट इन प्लेस ऑफ द बटरफ्लाई. The writer uses me in place of his or her own name. तो यहां पर हमने दो चीजें देखी, एक तो it यूज हुआ और me यूज हुआ. ठीक है, डू यू सी द बटरफ्लाई, समटाइम्स इट लैंड्स ऑन मी. तो एक छोटा सा एग्जांपल है कि हम प्रोनाउन को किस तरीके से सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं. व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट. चलिए, अब बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है. सो रिलेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या ही एक टाइप होता है, बट दे इंट्रोड्यूस phrases दैट डिस्क्राइब अ नाउन. हम देखिए एक क्लास डेडिकेट बहुत अच्छे तरीके से करेंगे फॉर स्पेशली फॉर फ्रेजेस. ठीक है, क्योंकि बहुत डिफरेंट टाइप के फ्रेजेस होते हैं. प्रपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं, एडवर्बियल फ्रेजेस होते हैं, नाउन फ्रेजेस होते हैं. उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा, बट राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन दिस. सो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जो कि फ्रेज को इंट्रोड्यूस करते हैं, ओके, दैट डिस्क्राइब अ नाउन. मतलब किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हुए, क्योंकि वो एक वर्ड से ज्यादा है तो इसलिए हम उसको फ्रेज बोल देते हैं. फ्रेज का क्या मतलब होता है? जरूरी नहीं है कि फ्रेज में कभी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता, वर्ब नहीं होता. जैसे हम इडियम्स एंड फ्रेजेस होता है, तो दे इंट्रोड्यूस फ्रेजेस. और रिलेटिव कहीं ना कहीं रिलेटेड होंगे, मतलब नाउन से रिलेटेड होंगे. उसके फ्रेज उसको डिफाइन या डिस्क्राइब कर रहा हूँ. चलो देखते हैं कैसे. फॉर एग्जाम्पल, द कैट हु मियाउड at you is my pet. द कैट, यहां पर कैट क्या है? नाउन है. क्या है? नाउन है. फिर मैंने कहा हु मियाउड एट यू इज माई पेट. जिसने आपकी तरफ आवाज की, वो मेरा पेट है. आप ये बोल रहे हो, वो जो कैट है. तो यहां पर ये जो फ्रेज आपने देखा ना, मियाउड एट यू, इट डिस्क्राइब्स द कैट. इट इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव क्लॉज. क्योंकि सबसे पहले बात करते हैं व्हाई. एडजेक्टिव क्या होता है? जो कि नाउन को डिस्क्राइब करता है. तो एडजेक्टिव क्लॉज भी क्या होगा? जो नाउन को डिफाइन करेगा. तो यहां पर हमने क्या बोला? द कैट हु, जिसने मियाऊ
लाइक हु मियाउड एट यू, तो यहाँ पर इसलिए हमने एक वर्ड यूज किया हु, कैट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउंस है दैट इंट्रोड्यूस फ्रेजेस दैट डिस्क्राइब अ नाउन, देयरफॉर द रिलेटिव प्रोनाउन इज इन दिस सेंटेंस इज हु। तो यहाँ पर ये जो हु है ये इन दोनों को कहीं ना कहीं जोड़ने का या उसको डिस्क्राइब करने का काम कर रहा है, इसलिए जो हु आया है दिस इज नोन एज रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ये जो प्रोनाउन जिसने इंट्रोड्यूस किया है फ्रेज को जो कि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए इसका नाम आता है रिलेटिव प्रोनाउन, बिकॉज इट इज रिलेटिंग दीज टू थिंग्स, इजंट इट। अब एडजेक्टिव क्लॉज वर्ड आया तो ये क्या करता है, ये सेंटेंस के अंदर दो चीजें कर सकता है। ऑब्वियसली एडजेक्टिव जहां आएगा वहां तो आपको पता है कि वो नाउन की खूबसूरती को बढ़ाता है, मॉडिफाई कर देता है, डिस्क्राइब कर देता है। सो आइडेंटिफाई करेगा नाउन को, ऑब्वियसली अगर एडजेक्टिव है तो नाउन जरूर होगा ऑब्वियसली। सेकंड, इट टेल्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन, वही सेम चीज है बट यहाँ पर सिर्फ क्लॉज है। चलो, तो यहाँ पर हमने बात करी एडजेक्टिव क्लॉज की। चलो अब देखते हैं कि कॉमा रूल्स क्या है इन टाइप के सेंटेंस में। देखिए ये जो चीजें हैं ना ये आपके राइटिंग में भी आपको हेल्प करेंगी बहुत ज्यादा। ट्रस्ट मी, जो आप अपना लिखने वाले हैं ऐसे वगैरह, ये सब आपकी राइटिंग में बहुत काम आता है। हमें नहीं पता होता कहाँ कॉमा लगाना है कहाँ नहीं लगाना। So when the adjective clause is used to tell more information about the nouns, commas need to be used before and after the adjective clause. जब भी आप adjective clause को यूज करते हैं किसी भी नाउन की इंफॉर्मेशन को बताने के लिए, तो हम हमेशा कॉमा का यूज करते हैं। ठीक है, इट नीड टू बी यूज्ड बिफोर एंड आफ्टर द एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज से पहले भी और एडजेक्टिव क्लॉज के बाद भी। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखिए। I do not want to touch the pig that is covered in mud. मैं उस पिग को नहीं छूना चाहता जो कि मिट्टी में सना हुआ है या फिर कवर्ड है, राइट। सो दिस एडजेक्टिव क्लॉज दैट इज कवर्ड इन मड, ओके, किसके बारे में बात हो रही है, पिग के बारे में। ये एक नाउन है। सो दिस एडजेक्टिव क्लॉज आइडेंटिफाई द नाउन दैट इज कवर्ड इन मड। आप पूछेंगे क्या, पिग। सो picture a group of pigs. When the speaker says that they do not want to touch the one that is covered in the mud, they are identifying a specific pig. समझ में आ रही बात? So I do not want to touch the pig that is covered in the mud. Okay. अब बात करते हैं कि कॉमन रिलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं। आपने बहुत बार सेंटेंसेस में देखा होगा हु, whom, इसमें कंफ्यूजन रहता है whom में और who में अक्सर। whose, that and which। बहुत बार मैंने लोगों को देखा है कि वो हु की जगह विच यूज कर देते हैं, दैट की जगह हुम यूज कर देते हैं। स्लाइट डिफरेंस होता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, विच। देखिए विच हमेशा ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है ज्यादातर। इट इज ओनली यूज्ड विद ऑब्जेक्ट्स, यूजुअली नीड टू गिव एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट अ सब्जेक्ट। ऑब्वियसली जब भी हम ये रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं हम कहीं ना कहीं एक तरीके की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और डिस्क्राइब कर रहे हैं। और जब भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं नाउन्स के बारे में तो वो एक तरीके का एडजेक्टिव बन जाता है, राइट। चलो, दैट ओनली इन एडजेक्टिव क्लॉजेस दैट आइडेंटिफाई नाउन्स। हमेशा एडजेक्टिव क्लॉजेस में ही यूज होता है दैट, जो कि नाउन्स को आइडेंटिफाई कर रहा हो। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया दैट इज योर एडजेक्टिव क्लॉज एंड इट विल गिव यू टू इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफाई द नाउन और टेल सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन। हु और हुम, देखिए कि आपसे पूछ भी सकता है, ट्रस्ट मी, वो आपसे क्वेश्चन पेपर में ये भी पूछ लेगा कि चलिए कॉमन रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं उसके बारे में डिफाइन करिए। तो आपको हु के बारे में लिखना पड़ेगा, हुम के बारे में लिखना पड़ेगा, हुज के बारे में हमें पता होते हुए भी डेफिनेशन नहीं पता होती कि क्या मेंशन करना है। सो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको फंसाएगा बट आपको फंसना नहीं है। दैट पे आ गए। अब बात करते हैं हु या हुम। हु या हुम हमेशा लोगों के साथ यूज होता है, ठीक है। हम अक्सर विच यूज कर देते हैं, दैट इज रॉन्ग। विच हमेशा चीजों के लिए होता है, ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है। इट कैन बी ट्रिकी, यूज ही और हिम मेथड टू हेल्प, ठीक है। और अक्सर हम फंस जाते हैं। तो whom जो है वो एक तरीके का ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव नाउन की तरह या प्रोनाउन के साथ यूज होता है। और हु जो होता है वो सब्जेक्टिव की तरह यूज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही, ये एक मेथड है आपके साथ, एक ट्रिक है क्योंकि हम अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हु यूज करना है या हुम यूज करना है। तो लेट से अगर ही है तो उसका हमेशा हु यूज करेंगे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लाइक ही। और हिम क्या है, हिम के साथ हमेशा हुम यूज करेंगे।
क्योंकि ही हमेशा एज अ सब्जेक्ट यूज होता है, हिम हमेशा एज एन ऑब्जेक्ट यूज होता है, और हुम हमेशा हुम ऑब्जेक्ट के सेंस में आता है, और हु हमेशा सब्जेक्ट के सेंस में आता है। द बॉय हु स्टोल माई शर्ट वॉज रोमिंग आउटसाइड, सो आई एम डिफाइनिंग द बॉय। यस, एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला था फार्मर, फार्मर क्या हो गया यहाँ पर, एक नाउन है। हु टेक्स केयर ऑफ द काउस इज ऑन माई बास्केटबॉल टीम। तो मैंने क्या किया, फार्मर इज अ नाउन, रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज किया बिकॉज ये फार्मर है, ठीक है, सब्जेक्ट है, यहाँ का मेन सब्जेक्ट है, और ये एक इंसान है। एंड हु टेक्स केयर ऑफ द काउज, ये हो गया आपका एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि ये इसको डिफाइन कर रहा है दोनों को, ठीक है। हु टेक्स केयर ऑफ द काउज इज ऑन माई बास्केटबॉल टीम, बिकॉज यहाँ पर मेन जो सब्जेक्ट था वो फार्मर था, इसलिए हमने यहाँ पर इस भी लगाया। बहुत से लोग हमेशा आर लगाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का भी रूल इसमें ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। द डॉग दैट मिस्टी ब्रॉट टू आवर हाउस वॉज वेरी फ्रेंडली। डॉग अगेन एक नाउन है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, और दैट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो अक्सर कई बार यूज हो जाता है एनिमल्स के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम, और कभी कभी हम लोग उसको नॉर्मली भी यूज कर लेते हैं। सो दैट मिस्टी ब्रॉट टू आवर हाउस, ये हो गया आपका एडजेक्टिव क्लॉज। देखिए, ग्रामर ना आपको तोड़ के ब्रेक करके पढ़नी आना चाहिए। अगर जिस दिन आपके पास ये आ गया समझ में कि मेरे पास ये सेंटेंस लिखा हुआ है ना, तो ये मेरे पास आर्टिकल है, ये नाउन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, ये वर्ब है, और ये यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज है मेरा, ये टू प्रपोजिशन है, राइट। हाउस भी एक तरीके का नाउन है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, वेरी फ्रेंडली, फ्रेंडली क्या है, एडवर्ब है, और ये एडवर्ब को यहाँ पर हमेशा पता है कि एडवर्ब जो होती है वो मॉडिफाई करती है एडवर्ब को, तो वेरी फ्रेंडली भी एक तरीके की एडवर्ब है, यहाँ पर एडवर्ब एडवर्ब को मॉडिफाई कर रही है। इस तरीके से सेंटेंस को ब्रेक करके आपको पता होना चाहिए, तब जाके यू विल बी एबल टू सॉल्व ग्रामर। सो दिस इज द एग्जाम्पल। देखते हैं, चलिए। द ऑटर who has a body built for swimming are often found along bodies of water. ऑटर आपने देखे होंगे, ये पानी के अंदर रहते हैं अक्सर, इस तरीके के जानवर जो रहते हैं। और द ऑटर हमने क्या लगाया, कॉमा, रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया हु, लिविंग बीइंग है, ठीक है। हु हैज अ बॉडी बिल्ट फॉर स्विमिंग, हु हैज अ बॉडी बिल्ट फॉर स्विमिंग, किसके बारे में बात हो रही है, ऑटर के बारे में। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। क्लॉज क्यों हो गया, क्योंकि क्लॉज के अंदर क्या रहता है, एक सब्जेक्ट रहता है, बट जरूरी नहीं कि वो हमेशा पूरा एक मीनिंगफुल सेंस देगा। यही डिफरेंस होता है क्लॉज में और सेंटेंस में। आर ऑफन फाउंड अलोंग बॉडीज ऑफ वाटर, अब मैंने आपको क्या बताया था, हमने एक रूल पढ़ा था यहाँ पर हमने एक रूल पढ़ा था, comma rules. When the adjective clause is used to tell more information about the noun, commas need to be used before and after the adjective clause. तो अब हमने यहाँ पर क्या किया है, इंफॉर्मेशन देने के लिए काम किया है ना। इससे पहले who has body built for swimming are often found along bodies of water, तो यहाँ पर हमने कॉमा यूज किया, और यहाँ इसके बाद भी कॉमा यूज किया। ये रूल होता है, इसको आपको हमेशा समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप ये थे आज का रिलेटिव प्रोनाउन का एक छोटा सा सेशन। आई होप यू लाइक दिस सेशन विद मी, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन लेट मी नो, एंड यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल फॉर द पीडीएफ। और मेरी वेबसाइट पे जाइएगा, मैं बहुत जल्दी एक कोर्स क्रिएट करने वाला हूँ जहां पर आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। So thank you so much everyone. This is We Study 247 signing off for today. Do like, share and subscribe to my channel. Thank you.